नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे समय के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर हैं। आम आदमी पार्टी ने आज बड़ी रैली बुलाई है और सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 12 साल पहले हम इसी मैदान पर थे। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। आज उसी मैदान में 12 साल बाद एक बार फिर एक अहंकारी तानाशाह को हटाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, मैं दिल्ली की जनता के वोट का सम्मान नहीं करता। यह रैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के लिए बुलाई गई है। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। देश के लोगों को बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए, जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी। बस 1 मिनट, मैं कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने उनको इनवाइट किया, हमारे इनविटेशन पे वो स्पेशली आज जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। हस्तिनापुर का हक जो पांडवों को मिला, उसको भी कौरवों ने छल से, कपट से, बेईमानी से उस हस्तिनापुर को भी लूट लिया, उस हस्तिनापुर को भी छीन लिया। और फिर छल से, कपट से पांडवों को 12 साल के वनवास पे भेजा गया, 1 साल के अज्ञातवास पे भेजा गया। आज हमारे मनीष जी छल से, कपट से कारावास में हैं। आज वही महाभारत इस भारत में दोहराई जा रही है। छल कपट से लाए गए अध्यादेश से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का हक छीना है। दिल्ली के लोगों को जो हक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, उस हक को छीनने का काम किया है। और आज ये सारे लोग इस इतिहास के गवाह बन रहे हैं
कि छल से, कपट से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का हक छीना। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने रविवार को गोंडा में रैली की। कैसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष का संबोधन के दौरान शायराना अंदाज नजर आया। इस दौरान उन्होंने जुबानी हमला बोला। बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं, माता बहनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने आरोपों पर शायराना अंदाज में खुद पर लगे आरोपों की प्रतिक्रिया दी। मैंने कहा अश्क, गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ। मैंने कहा अश्क। वह दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को महारैली की शुरुआत की। इस दौरान आपके बीजेपी की तुलना कौरव से करते हुए आज के भारत में महाभारत दोहराई जा रही है। बता दें कि महारैली में बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि हस्तिनापुर का हक जो पांडवों को मिला था, कौरवों ने छल कपट से पांडवों से 12 साल के वनवास से छीन लिया, 1 साल के अज्ञातवास पर भेजा। आज के भारत में महाभारत दोहराई जा रही है। आज हम हस्तिनापुर का हक जो पांडवों को मिला, उसको भी कौरवों ने छल से, कपट से, बेईमानी से उस हस्तिनापुर को भी लूट लिया, उस हस्तिनापुर को भी छीन लिया। और फिर छल से, कपट से पांडवों को 12 साल के वनवास पे भेजा गया, 1 साल के अज्ञातवास पे भेजा गया। आज हमारे मनीष जी छल से, कपट से कारावास में हैं। आज वही महाभारत। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी और मृतक युवक के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला उचाहर कोतवाली क्षेत्र के कल्याणी घाट के पास का है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाले बैचमाल मजदूर करने के लिए भट्ठा मालिक राजेंद्र सिंह के यहाँ आया हुआ था, जहां भट्ठे में काम करने वाले मजदूर बैचमाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिसके बाद मृतक मजदूर की पत्नी शांतोबाई ने अपने पति का शव मांगा तो भट्ठा मालिक ने मजदूर की पत्नी को वहां से भगा दिया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत ने भट्ठा मालिक राजेंद्र सिंह सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपहरण कर हत्या दर्ज करने का
हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए शव कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को सौंपने का भी आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। वहीं विदिशा जिला कार्यालय के पास स्थित उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग के पुराने दफ्तर में आग लग गई। आग लगने से इस कार्यालय में रखा पुराना रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दफ्तर में रखी सारी फाइलें और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। हालांकि दफ्तर में आग किस वजह से लगी, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विगत रविवार से लगातार प्रत्येक रविवार को श्रमदान का और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का, जिससे कि स्वच्छता का वातावरण बने और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल। ये आगजनी घटना घटी है जनपद कार्यालय में। इसकी खबर सीएमओ साहब के मोबाइल से आई थी, जिसमें सिविल लाइन की गाड़ी, और हमने तुरंत मौके पे पहुंच के देखा तो आग का रिकॉर्ड रूम में से धुआं निकल रहा था, आग जल रही थी। ताले तोड़े और गेट तोड़ा तो रिकॉर्ड जल रहा था। कौन सा विभाग है? जनपद विभाग है। तो क्या पूरा जल गया रिकॉर्ड के उनके जो भी रिकॉर्ड रखा था, किस तरह का रिकॉर्ड है वो जाने, लेकिन बड़ी बड़ी फाइलें और ढेर था रिकॉर्डों का, वो पूरा जल के नष्ट हो गया है। उसी में आग लगी थी। ये आग वहीं केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से आज रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। महारैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। उनके शामिल होने को लेकर सुबह से ही चर्चा थी। आखिर आपके नेताओं ने रैली में शामिल होने के लिए सिर्फ कपिल सिब्बल को क्यों आमंत्रित किया? महारैली में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने चर्चा को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने उनको इनवाइट किया, हमारे इनविटेशन पे वो स्पेशली आज जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे लाइन के किनारे अज्ञात युवक का शत विशत शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के नयनपुर गांव के पास स्थित रेलवे लाइन का बताया जा रहा है, जहां सुबह एक अज्ञात युवक का शव रेलवे किनारे मिला, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक युवक के शव को पुलिस ने फिलहाल कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आरपीएफ और पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के शिनाख्त में जुट गई है। वहीं रायबरेली में ट्रेन से कटकर अज्ञात अधेड़ महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चंपा देवी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा है, जहां सुबह एक अज्ञात अधेड़ महिला का शत विशत शव रेलवे लाइन के पटरी से बरामद हुआ है। वहीं आगरा में एक पति ने पत्नी से अलग होने के बाद उसे बदनाम करने के लिए शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है। बता दें कि महिला के अपार्टमेंट के नीचे उसने अश्लील पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर पर पत्नी का नंबर भी लिख दिया है। उसे लगातार धमकियां दे रहा है। पोस्टर चस्पा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में पति जो है वो कैद हो गया है। महिला ने मामले में डीसीपी विकास कुमार से शिकायत की है। बल्केश्वर की रहने वाली महिला बताई जा रही है, आपको बता दें, जिसका कहना है कि 2012 में उसकी शादी ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी रिंकू गुप्ता के साथ हुई थी। रिंकू ने उस समय बताया था कि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई है। बाद में पता चला कि उसने अपनी पत्नी को जेल भिजवा दिया था। शादी के बाद से ही वो उसे परेशान करने लगा था। शराब पीना और सट्टा खेलने का आदी है उसका पति। इसके चलते वो 6 साल से अपने
परिवार से अलग होकर अपने मायके में रहती है, लेकिन इसके बाद भी वो उसे परेशान करता रहता है, उसके मोबाइल पर धमकी और गंदे गंदे मैसेजेस भेजता है। सर, मैं अपने घर में रह रही हूँ 6 साल से। गंदे गंदे मेरे पोस्टर लगाता है, इतने गंदे पोस्टर लगाता है और मुझे बदनाम कर रहा है कि मैं धंधे वाली हूँ, और उसमें मेरा फ़ोन नंबर डाल रहा है, उसमें उल्टे सीधे नंबर आते हैं। इनके द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना कमला में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है और विधिक निस्तारण। वहीं आगरा पुलिस की विश्व पटल पर चर्चा और सराहना हो रही है। पेरू देश की असम एम्बेसी ने आगरा पुलिस के लिए एक प्रशस्ति पत्र भी जारी किया है। इसमें पुलिस ने नेक काम करने की सराहना की है। पेरू की महिला मथुरा वृंदावन में झुलस गई थी। महिला का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने महिला की तीमारदारी की। एम्स में भी महिला का इलाज कराने में मदद किया। महिला अब ठीक हो चुकी हैं। पेरू एम्बेसी ने आगरा पुलिस का आभार जताया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि पेरू एम्बेसी की ओर से शनिवार को पेट्रिशिया सोफिया के बेहतर उपचार, देखभाल सहित दूसरी मदद के लिए धन्यवाद बोला गया है। पेरू एम्बेसी ने आगरा पुलिस के कार्य की सराहना की है। यह आगरा पुलिस के लिए गर्व की बात है। एक पेरू की रेसिडेंट थी जो वृंदावन में आग लगने के कारण वो घायल अवस्था में आ गई थी। उनको तत्काल यहाँ एसएन मेडिकल अस्पताल में रेफ़र किया गया। चूँकि वहाँ की नागरिक थी वो, तो पेरू एम्बेसी से यहाँ हमें सूचना मिली थी। हमने अपने पूरे पुलिस तंत्र को इसमें एक्टिव किया और मानवता के आधार पे हमारे एसओ और हमारे एसीपी वहाँ मौके पे पहुँचे, साथ में उनकी पूरी टीम पहुँची और हमने इनके इलाज में पूरी तरह से सहयोग किया और भगवान की इच्छा और डॉक्टर के प्रयास से उनका सफल इलाज हुआ और यहाँ से वो उच्चतर एम्स के लिए रेफ़र की गई। ये पूरा का पूरा आगरा पुलिस ने कार्य मानवता के आधार पर किया था और पेरू की एम्बेसी ने इसको सराहा है और उन्होंने हमें इसमें। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी में पहलवानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। डिंपल यादव ने पहलवानों का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है। पूरा देश महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। न्यायालय द्वारा जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए हो रही है। बीजेपी को इसमें जो निर्दोष है उसके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए, वो हो रही है। एफआईआर हुई है और मैं समझती हूँ एफआईआर के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए न्यायालय द्वारा। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में राजेश पायलट को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और फिर एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर जमकर हमला किया। उन्होंने वसुंधरा राजे पर हमला किया और सरकार को जमकर भी घेरा। आपको बता दें कि दरअसल राजेश पायलट की आज 23वीं पुण्यतिथि है। 11 जून 2000 को उनका सड़क हादसे में निधन हो गया था। उस दिन वो अपने लोकसभा क्षेत्र दौसा के दौरे पर थे। दौसा से जयपुर जाते वक्त भंडारा में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब हर साल लगातार दौसा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सचिन पायलट ने विरोधियों को जमकर निशाने पर लिया। इस साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमन था और आज भी अमन हूं। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम
जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है, जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने मुरादाबाद स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। सपा के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह यादव के पास अखाड़े के पहलवान थे, अब अखिलेश यादव के पास भाड़े के पहलवान हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला। अभी मैंने मंडली समीक्षा की थी, उसमें ढेर सारे लोगों को पता चला कि 90% मछुआरों को इस हमारे मत्स्य विभाग से मिला और धन्यवाद देना था अधिकारियों को। आधे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उसमें हम काम कर रहे हैं। नेताजी, कोई बाधा तो नहीं आ रही है? नहीं, बाधा है, निश्चित रूप से बाधा है कि अभी हमारा गांव का व्यक्ति जो दूर दराज में है उसे फार्म भरने में दिक्कत थी, तो इसलिए हमने पोर्टल ऐसा बनाया जो मोबाइल पे खुल जाए। और इनको इसीलिए बुलाया हूँ, हर ब्लॉक से इन्हें इसीलिए बुलाया हूँ, जाकर मीटिंग करेंगे, ब्लॉकों के माध्यम से गांव में जाएंगे और जिनसे में जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें अनुदान दिया जाए कि महिला को 60% है। और उसमें कहाँ पर क्या बाधा आ रही है? आरक्षण पर बाधा देखिए 70 साल से 70 गुना है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, सपा बसपा के सहयोग से रही थी, जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था कि केवट मल्ला मझवार है, कश्यप और धीवर जो है कहार जो है ये तुरैया है, उस फाइल को मुश्कुल वासनी और शैलजा जो मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री, उन्होंने गायब करा दिया और उनके खिलाफ नई दिल्ली में हमने मुकदमा दर्ज करा रखा है। तो जिसकी फाइल गायब हो गई है उसे ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए उसमें टेक्निकली रूप से है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।